तो लास्ट क्लास में बेसिकली हमने पढ़े थे गॉस लॉ और उसके एप्लीकेशन, और फिर उसके कुछ प्रॉब्लम्स हमने गॉस लॉ और उसके एप्लीकेशन बेस देखी थी। पर्टिकुलरली हमने गॉस लॉ से कैलकुलेट किया था इलेक्ट्रिकल फील्ड ड्यू टू डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज, और उससे रिलेटेड प्रॉब्लम्स हमने देखी थी। अब इसी डिस्कशन को आगे बढ़ाते हैं और आज हम एक इम्पोर्टेंट चीज करेंगे। आज हम कैलकुलेट करेंगे फोर्स ऑन अ कंडक्टर, फोर्स एंड प्रेशर ऑन अ सरफेस ऑफ अ कंडक्टर। देखो, हमने कहा कि किसी कंडक्टर को जब हम चार्ज करते हैं, व्हेन अ कंडक्टर इज चार्ज, जब किसी कंडक्टर को चार्ज किया जाता है। मान लो मेरे पास एक ये कोई कंडक्टर है और इसकी सरफेस पे मैंने कोई चार्ज प्लेस किया, कोई चार्ज इस तरीके से मैंने इसको दिया। कैन बी पॉजिटिव चार्ज, कैन बी नेगेटिव चार्ज। तो क्योंकि ये चार्ज जो इसके सरफेस पे चार्ज है ये एक दूसरे को रिपेल कर रहा होगा, तो इस सरफेस पर एक फोर्स लगने लगता है। ठीक है, तो व्हेन अ कंडक्टर इज चार्ज द फोर्स एक्ट्स ऑन इट्स सरफेस ड्यू टू म्यूचुअल रिपल्शन, जो आपस में चार्ज का रिपल्शन है उसके कारण कंडक्टर के सरफेस पर क्या लगता है, चार्ज फोर्स लगता है। तो हम बेसिकली इसी फोर्स को कैलकुलेट करना चाहते हैं। हम कैलकुलेट करना चाहते हैं कितना फोर्स लगता है कंडक्टर की सरफेस पे जब उसको चार्ज किया जाता है। तो कैसे हम इसको करेंगे, ध्यान से समझेंगे। देखो, हमारे पास जो टॉपिक हुआ वो हुआ फोर्स एंड प्रेशर ऑन सरफेस ऑफ अ कंडक्टर, सरफेस ऑफ अ कंडक्टर। मान लो हमारे पास ये कोई कंडक्टर है, लेट अस से ये एक कंडक्टर जिसकी रेडियस हमने मान ली आर है, और इस पर टोटल कोई चार्ज हमने क्यू प्लेस किया। पॉजिटिव चार्ज ही मान लेते हैं, पॉजिटिव चार्ज हमने इस पर क्यू प्लेस किया। तो सिग्मा इज दी चार्ज डेंसिटी, क्योंकि चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, हमने मान लिया सिग्मा इसकी क्या है, चार्ज डेंसिटी। अब अगर हम इस पर कोई एक छोटा सा एरिया कंसीडर करें, मान लो मैंने इस पर एक छोटा सा एरिया डी कंसीडर किया। इफ वी कंसीडर a small area dA on surface, अगर हम एक छोटा सा एरिया dA कंसीडर करें सरफेस पर, मैं इस एरिया को मार्क कर देता हूँ। मान लो ये हमने एक छोटा सा एरिया dA कंसीडर किया, और इस सरफेस पे जो dA एरिया हमने कंसीडर किया, इस पर जो चार्ज होगा, चार्ज ऑन एरिया dA, डीए एरिया पर जो चार्ज होगा वो किसके बराबर होगा, सिग्मा डीए। किसके बराबर होगा, सिग्मा डीए, क्योंकि यूनिट एरिया में चार्ज सिग्मा है, तो डीए एरिया पर कितना चार्ज होगा, सिग्मा डीए। अब हमने कहा कि इस पर अगर मुझे यहाँ पर एक तरीके से सिग्मा डीए चार्ज रखा हुआ है, और अगर इस पर मुझे फोर्स निकालना है, तो ये एक इलेक्ट्रिकल फील्ड में रखा हुआ, और यहाँ पर इलेक्ट्रिकल फील्ड कौन बना रहा है, बाकी का बचा हुआ रिमेनिंग कंडक्टर। तो फोर्स ऑन स्मॉल एरिया डीए, डीएफ अगर इस फोर्स को लिखूं तो किसके बराबर होगा, सिग्मा डीए मेरा चार्ज मल्टीप्लाइड बाय दी ई, वेयर ई इज दी इलेक्ट्रिकल फील्ड ड्यू टू रिमेनिंग कंडक्टर। देखो ध्यान से समझेंगे, हमने क्या किया, हमने फोर्स निकालने के लिए एक छोटा सा एरिया डीए लिया, और इस छोटे से एरिया डीए पर हमने चार्ज कैलकुलेट किया। इस पर कितना चार्ज आया, सिग्मा इंटू डीए, क्योंकि यूनिट एरिया पर चार्ज सिग्मा है, तो इस एरिया पर चार्ज हुआ सिग्मा इंटू डीए। फिर हमने कहा कि ये छोटे से एरिया में जो चार्ज है, ये बचे हुए जो कंडक्टर है, इस एरिया को छोड़ने के बाद जो बाकी का कंडक्टर मेरे पास बचा, रिमेनिंग कंडक्टर है, उसके इलेक्ट्रिकल फील्ड में रखा हुआ है। तो किसी भी चार्ज को जब हम इलेक्ट्रिकल फील्ड में रखते हैं, तो उस पर जो फोर्स लगता है वो लगता है चार्ज मल्टीप्लाइड बाय दी स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिकल फील्ड, क्यू। तो हमने लिखा कि इस छोटे से एरिया पर जो फोर्स लगेगा वो लगेगा चार्ज, जो कि सिग्मा डी ए मल्टीप्लाइड बाई ई, वेयर ई इज द इलेक्ट्रिकल फील्ड ड्यू टू द रिमेनिंग कंडक्टर। अब बात आई कि रिमेनिंग कंडक्टर यहाँ पर कितना इलेक्ट्रिकल फील्ड बना रहा है। टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ ई, कि इस पे कंडक्टर के एक पार्ट पर बचा हुआ कंडक्टर कितना इलेक्ट्रिकल फील्ड बना रहा है। हम अज्यूम करते हैं कि मान लो हमारे पास
ये कंडक्टर है, इसमें ये छोटा सा एरिया डी है, इस एरिया को हम 1 नाम दे देते हैं और बचे हुए एरिया को 2 नाम दे देते हैं। तो ये जो एरिया मेरे पास डी ए था, इसको मैंने क्या नाम दे दिया 1, और ये जो बचा हुआ कंडक्टर है इसको मैंने नाम दे दिया कितना 2। अब मैंने कोई 2 पॉइंट कंसीडर किए, एक पॉइंट जस्ट इनसाइड, लेट अस कंसीडर 2 पॉइंट्स, एक जस्ट इनसाइड एक जस्ट आउटसाइड। लेट अस कंसीडर 2 पॉइंट ए एंड बी। लेट अस कंसीडर 2 पॉइंट्स ए एंड बी। ए जस्ट आउटसाइड है और ए बी जस्ट इनसाइड है। तो हमारे पास ए पर अगर हम इलेक्ट्रिकल फील्ड लिखें तो ये यहाँ पर इलेक्ट्रिकल फील्ड किस किस के कारण होगा, डीए के कारण, एरिया 1 के कारण और एरिया 2 के कारण, जो रिमेनिंग एरिया है उसके कारण। अगर दोनों पर पॉजिटिव चार्ज है तो हम कह सकते हैं यहाँ पर 1 के कारण इलेक्ट्रिकल फील्ड किधर होगा, E1 इधर, और साथ में E2 भी क्या होगा इधर। तो नेट फील्ड एट पॉइंट ए जो कि जस्ट आउटसाइड है, कितना होगा, E विल बी इक्वल टू E1 प्लस E2। कितना होगा, E1 प्लस E2। और कंडक्टर के जस्ट बाहर अगर कोई पॉइंट होता है, बहुत क्लोज अगर कोई पॉइंट होता है, तो उस पर इलेक्ट्रिकल फील्ड हम ऑलरेडी जानते हैं कि हम लिखते हैं सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। क्या लिखते हैं, कंडक्टर के पास किसी इलेक्ट्रिकल फील्ड को सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। किसी भी शेप का कंडक्टर हो, हमने कल कैलकुलेट किया था कि जो कंडक्टर है उस पे के कारण इलेक्ट्रिकल फील्ड बनता है पास के किसी पॉइंट पे, तो वो हमेशा क्या लिखा जाता है, सिग्मा अपॉन है। तो ये पॉइंट मैंने जस्ट आउटसाइड लिया है, यहाँ पर इन दोनों के कारण जो भी नेट इलेक्ट्रिकल फील्ड बन रहा होगा वो किसके बराबर होगा, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। सिमिलरली एट पॉइंट बी जो कि इनसाइड, हमने एक पॉइंट इनसाइड लिया, इनसाइड पे अगर हम देखें तो ये मेरा पॉजिटिव चार्ज है, ध्यान से देखेंगे, देखो ये मेरा पॉजिटिव चार्ज है, इसके कारण मेरे E2 की डायरेक्शन अवे होगी, ये मेरे E2 की डायरेक्शन होगी। लेकिन जब मैं E1 की डायरेक्शन की बात करता हूँ जो कि 1 वाले हिस्से के कारण है, इस DA हिस्से के कारण है, तो ये इससे अवे जाएगा, मतलब E1 की डायरेक्शन यहाँ पर आएगी। तो ये अंदर अगर मैं देख रहा हूँ तो दोनों हिस्सों के कारण, दोनों पार्ट्स के कारण इलेक्ट्रिकल फील्ड अपोजिट डायरेक्शन में है। तो नेट क्या होना चाहिए, नेट फील्ड E विल बी इक्वल टू या तो E1 माइनस E2 होना चाहिए या E2 माइनस E1 होना चाहिए। लेकिन इनसाइड हमेशा क्या होता है, जीरो होता है। किसी कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिकल फील्ड को हम क्या लेते हैं, जीरो लेते हैं। तो अंदर इलेक्ट्रिकल फील्ड अगर जीरो हो गया तो हम कह सकते हैं कि E1 माइनस E2 किसके बराबर हो गया, जीरो के। सो E1 किसके बराबर हो गया, E2 के। अब ये मेरी हो गई फर्स्ट इक्वेशन, ये मेरी हो गई सेकंड इक्वेशन। अगर मैं कंपेयर करूं फर्स्ट और सेकंड को, देखो मेरे को यहाँ पर वैल्यू निकालनी है पॉइंट ए पर E1 किसका इलेक्ट्रिकल फील्ड है, DA का। E2 किसका फील्ड है, जो रिमेनिंग पार्ट है। तो मैं अगर E2 की वैल्यू निकालना चाहता हूं तो मैं E1 की जगह क्या रिप्लेस कर दूंगा, E2 रिप्लेस कर दूंगा। तो फ्रॉम 2 एंड 1 क्या लिख सकता हूँ, 2E2 बराबर आ गया मेरे किसके, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट के। और इस तरीके से E2 की वैल्यू मेरे को मिल गई सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। तो E2 की मेरे पास वैल्यू आ गई कितनी, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। ध्यान से देखेंगे E2 मतलब पॉइंट ए पर रिमेनिंग कंडक्टर का, DA पार्ट को छोड़ दें तो बाकी के बचे हुए कंडक्टर का जो इलेक्ट्रिकल फील्ड है वो कितना आ रहा है, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। तो अगर पॉइंट ए बहुत पास में है, पॉइंट ए इज वेरी क्लोज, तो हम कह सकते हैं कि DA पार्ट पर भी इलेक्ट्रिकल फील्ड बचे हुए कंडक्टर का इतना ही होगा, रिमेनिंग पार्ट का इतना ही होगा। क्योंकि पॉइंट ए को मैंने बहुत पास कंसीडर किया है, तो ये रिमेनिंग पार्ट अगर यहाँ पर इतना इलेक्ट्रिकल फील्ड बना रहा है तो DA पार्ट पर भी उतना ही इलेक्ट्रिकल फील्ड बना रहा होगा। तो किसी कंडक्टर के सरफेस पर हमने लिखा कि सो इलेक्ट्रिकल फील्ड ड्यू टू a part of conductor E is equal to सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। क्या लिख सकता हूँ, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। और ऐसा है जो मेरे फोर्स की इक्वेशन थी, सो फोर्स, जो मेरा फोर्स था क्या था, DF विल बी इक्वल टू सिग्मा इंटू DA जो चार्ज था मल्टीप्लाइड बाई E यानी सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट।
तो अगर इसको सॉल्व करूंगा तो ये बन गया मेरा सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट इंटू डी ए। तो जो फोर्स आ गया छोटे से पार्ट डी ए पर वो आ गया सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट इंटू डी ए। अब देखो जो ये फोर्स आया, फोर्स से ज्यादा इंटरेस्ट मेरा इस बात पर है कि प्रेशर कितना लगता है। तो अगर मैं प्रेशर निकालूं तो प्रेशर कितना हो जाएगा, प्रेशर P विल बी इक्वल टू डी एफ बाई डी ए, क्योंकि फोर्स अपॉन एरिया को प्रेशर कहते हैं। तो ये आ गया अपने पास सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। क्या ध्यान रखेंगे, किसी कंडक्टर को जब हम चार्ज करते हैं तो उसके सरफेस पर जो प्रेशर लगता है वो कितना लगता है, सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। जो प्रेशर एक्ट करता है वो कितना एक्ट करता है, सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। अब सवाल आता है कि प्रेशर किस डायरेक्शन में लगता है, किधर लग रहा है। देखो ये हमने पॉजिटिव चार्ज लिया, फिर से एक बार देखते हैं। अगर हमने पॉजिटिव चार्ज रखा और यहाँ पर एक छोटा सा एरिया हमने कंसीडर किया था, तो रिमेनिंग पार्ट का इलेक्ट्रिकल फील्ड किधर आया था, इधर, ये मेरे ई की डायरेक्शन आई थी। और डीए पर चार्ज कैसा था, पॉजिटिव। तो पॉजिटिव चार्ज पर जो फोर्स की डायरेक्शन होगी, डीएफ की डायरेक्शन होगी, वो किधर आएगी, इधर आएगी। यानी फोर्स किधर लगा, आउटसाइड। किधर लगा, आउटसाइड। तो प्रेशर बेसिकली फ्रॉम इनसाइड टू आउटसाइड लग रहा है। अगर यही चीज मान लो नेगेटिव चार्ज होता, अगर मान लो इसको नेगेटिव चार्ज देते तो कैसे लगता है प्रेशर, फिर से चेक करते हैं। कोई हमने एक एरिया लिया डी ए, अब की बार रिमेनिंग पार्ट नेगेटिव है, तो नेगेटिव के कारण इलेक्ट्रिकल फील्ड की डायरेक्शन किधर आएगी, इधर। और नेगेटिव चार्ज पर जो फोर्स लगता है वो किधर लगता है, अपोजिट टू दी इलेक्ट्रिकल फील्ड लगता है। तो दोनों ही केस में क्या चीज सीखी हमने कि इन बोथ दी केसेस, चाहे पॉजिटिव चार्ज हो चाहे नेगेटिव चार्ज हो, फोर्स और प्रेशर जो सरफेस पर लगेंगे कंडक्टर की सरफेस पे, वो हमेशा अंदर से बाहर की तरफ लगेंगे। किधर लगेंगे, अंदर से बाहर की तरफ। तो बड़ी इंपॉर्टेंट चीज हम लिखेंगे कि फोर्स एंड प्रेशर ऑन सरफेस ऑफ कंडक्टर, surface of conductor is always from inside to outside, whether पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज। चाहे आप कैसा भी चार्ज दें, पॉजिटिव चार्ज दें या नेगेटिव चार्ज दें, हमेशा जो प्रेशर या फोर्स लगेगा वो हमेशा किस तरीके से लगेगा, फ्रॉम इनसाइड टुवर्ड्स आउटसाइड। तो जो टोटल फोर्स आपका लगेगा वो हमेशा ऐसा लगेगा। और प्रेशर की जो वैल्यू आप लिखोगे वो लिखोगे सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। ध्यान रखें, इस पे कॉन्सेप्चुअल सवाल कई बार पूछा गया है कि हमारे पास एक कोई जो है सोप बबल है, तो बहुत कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी पूछा गया है कई बार। एक सोप बबल है, उसको अगर हम पॉजिटिव चार्ज दे दें, मान लो सोप बबल पे हमने पॉजिटिव चार्ज डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, तो उसकी रेडियस का क्या होगा, क्योंकि प्रेशर फ्रॉम इनसाइड टू आउटसाइड लग रहा है तो रेडियस विल इंक्रीज। रेडियस को क्या करने की कोशिश करेगा, बढ़ाने की कोशिश करेगा। सिमिलरली अगर नेगेटिव चार्ज दे तो भी वो उसके रेडियस को बढ़ाने की कोशिश करेगा। कहीं से भी हमें ये नहीं सोचना है कि पॉजिटिव चार्ज अगर रेडियस को बढ़ा रहा है तो नेगेटिव चार्ज रेडियस को घटाएगा। याद रखेंगे चार्जेस हमेशा, लाइक चार्जेस हमेशा रिपेल करते हैं। तो प्रेशर हमेशा फ्रॉम इनसाइड टू आउटसाइड लगता है। इट विल ऑलवेज ट्राई टू इंक्रीज द साइज ऑफ द बबल। तो किसी बबल को चाहे पॉजिटिव चार्ज दें चाहे नेगेटिव चार्ज दें, प्रेशर उसमें हमेशा बाहर से अंदर से बाहर की तरफ लगेगा, इसलिए उसके एरिया को क्या करेगा, बढ़ाने की कोशिश करेगा। तो ये हमारे पास आया। फिर से हमने एक चीज देखा कि प्रेशर जो है वो प्रेशर किसके बराबर होगा, सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। किसी कंडक्टर के सरफेस पे हमेशा प्रेशर जो लिखा जाएगा, अगर उसको चार्ज कर दिया तो हर पॉइंट पर जो प्रेशर लग रहा है वो कितना लग रहा है, सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट फ्रॉम इनसाइड टुवर्ड्स आउटसाइड। आगे चलते हैं, इसी से रिलेटेड और चीजें हम करेंगे। अब देखो हमने कहा कि मान लो कहीं पर इलेक्ट्रिकल फील्ड स्टैब्लिश होता है, तो अगर इलेक्ट्रिकल फील्ड स्टैब्लिश हुआ किसी जगह पर, अगर इलेक्ट्रिकल फील्ड स्टैब्लिश हुआ और उसमें किसी पॉजिटिव चार्ज को छोड़ दे, तो उस पॉजिटिव चार्ज पर इलेक्ट्रिकल फील्ड की डायरेक्शन में फोर्स लगता है और वो चार्ज अगर फ्री है तो वो मूव करना शुरू कर देता है। ठीक इसी तरीके से अगर नेगेटिव चार्ज को छोड़ दे तो उस पर इलेक्ट्रिकल फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगता है और वो फ्री है तो वो भी मूव करना शुरू कर देता है। तो अगर चार्ज मूव करना शुरू कर रहे हैं किसी इलेक्ट्रिकल फील्ड में रखते हैं, इसका मतलब इलेक्ट्रिकल फील्ड के अंदर कुछ ना कुछ एनर्जी कंटेन्ड हुई है। तो जब भी कहीं इलेक्ट्रिकल फील्ड स्टैब्लिश होता है तो उस जगह पर कुछ ना कुछ एनर्जी स्टोर हो जाती है। तो कितनी एनर्जी स्टोर होती है, अगर कहीं पर इलेक्ट्रिकल फील्ड बना तो उसके यूनिट वॉल्यूम में कितनी एनर्जी स्टोर होती है, इसको हम कहते हैं एनर्जी डेंसिटी। तो जो अगली चीज हम कैलकुलेट करेंगे वो होगा एनर्जी डेंसिटी।
एनर्जी डेंसिटी इन इलेक्ट्रिकल फील्ड, इलेक्ट्रिकल फील्ड में कितनी एनर्जी स्टोर होती है। ध्यान से सुनेंगे। यूनिट वॉल्यूम में एनर्जी स्टोर होती है उसको हम क्या कहते हैं, एनर्जी डेंसिटी। तो पहले एनर्जी डेंसिटी की डेफिनेशन लिख देते हैं। दी एनर्जी स्टोर्ड इन यूनिट वॉल्यूम ऑफ इलेक्ट्रिकल फील्ड is called energy density, is called energy density। अब इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे एनर्जी डेंसिटी को। मान लीजिए हमारे पास एक कोई कंडक्टर है, सपोज वी हैव अ कंडक्टर, और इस कंडक्टर की जो रेडियस है वो रेडियस है r, और इस पर टोटल चार्ज हमने q प्लेस किया हुआ है और चार्ज डेंसिटी कितनी है, सिग्मा है। तो हमने कहा कि लेट अस हैव अ कंडक्टर हैविंग रेडियस r, क्या है उसकी रेडियस, क्या है, कैपिटल R, एंड चार्ज डेंसिटी सिग्मा, टोटल चार्ज डेंसिटी उस पर क्या है, सिग्मा है। तो ये हमारे पास हुआ। अगर ऐसा है तो इसके सरफेस पर हम कहेंगे कि इलेक्ट्रिकल फील्ड स्टैब्लिश हो रहा होगा, और इलेक्ट्रिकल फील्ड किस तरीके से होगा, वर्टिकली आउटवर्ड डायरेक्शन में होगा। इस तरीके का एक इलेक्ट्रिकल फील्ड बन रहा होगा, रेडियली आउटवर्ड डायरेक्शन में, हर जगह परपेंडिकुलर। और इस इलेक्ट्रिकल फील्ड की वैल्यू जो होगी हमारी वो क्या होगी, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। इलेक्ट्रिकल फील्ड इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये हमारे पास आ गई ई की वैल्यू जो इलेक्ट्रिकल फील्ड इसमें बन रहा है। अगर आप सपोज करो, मान लो इसकी रेडियस को मैं थोड़ा सा कम कर दूं, इसकी रेडियस को मैं स्मॉल अमाउंट से कम कर दूं, थोड़े से अमाउंट से कम कर देता हूँ। मान लो इसकी रेडियस को मैंने कर दिया कितना, dr से कम कर दिया, dr डिस्टेंस से इसकी रेडियस को हमने कम कर दिया। इफ वी reduce the radius by dr स्मॉल, छोटा सा हमने लिया dr, उससे हमने इसकी रेडियस को रिड्यूस कर दिया, तो एक नया इलेक्ट्रिकल फील्ड और स्टेब्लिश हो जाएगा। ध्यान से देखेंगे, पहले अंदर कोई इलेक्ट्रिकल फील्ड नहीं था, जैसे ही हमने इसको रिड्यूस किया इस पार्ट में और नया इलेक्ट्रिकल फील्ड बन जाएगा जो हमने रिड्यूस किया है उस पार्ट में, जहां पर ये रेडियस जो है डिक्रीज होने से नया इलेक्ट्रिकल फील्ड बन जाएगा। तो हम कहेंगे इतनी एनर्जी और स्टोर हो गई, जितना ये वॉल्यूम में चेंज आ गया उतनी एनर्जी और स्टोर हो गई। कितनी एनर्जी स्टोर हुई ये कैलकुलेट करने के लिए हम वर्क डन कैलकुलेट करते हैं कि हमें कितना वर्क करना पड़ेगा। वर्क किसके अगेंस्ट करना पड़ेगा, देखो हम अभी हमने कैलकुलेट किया कि हर पॉइंट पर जो प्रेशर लग रहा है वो कितना लग रहा है, सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। तो हम क्या लिखते हैं, फोर्स ऑन सरफेस एफ किसके बराबर है, प्रेशर सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट मल्टीप्लाइड बाई एरिया, एरिया कितना है 4 पाई आर स्क्वायर। तो जो प्रेशर फोर्स लग रहा है वो कितना लग रहा है, प्रेशर मल्टीप्लाइड बाई एरिया, यानी सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट मल्टीप्लाइड बाई 4 पाई आर स्क्वायर। वर्क डन, अगर मैं वर्क डन निकालूं, टू रिड्यूस रेडियस बाय डी आर। तो अगर देखें तो हर पॉइंट हमारा जो डिस्प्लेस हुआ है वो dr डिस्टेंस से डिस्प्लेस हुआ है। तो वर्क डन dw को मैं लिख सकता हूँ फोर्स मल्टीप्लाइड बाय डिस्टेंस, जो मुझे एक्सटर्नल वर्क डन करना पड़ेगा इस फोर्स के अगेंस्ट। जो मेरा फोर्स था वो कितना करना पड़ेगा, एफ डॉट dr, यानी सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट 4 पाई आर स्क्वायर डॉट dr। ये मेरा क्या आ गया, वर्क डन आ गया। वर्क डन को मैं लिख देता हूँ सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट और 4 पाई आर स्क्वायर डी आर। अब हमने देखा कि ये जो हमारे पास जो वर्क डन आया, इस वर्क डन से इसके वॉल्यूम में चेंज हो गया, और नया जो वॉल्यूम है वो उतना इलेक्ट्रिकल फील्ड का वॉल्यूम बढ़ गया, तो उतने वॉल्यूम की एनर्जी हमारी इंक्रीज हो गई। तो चेंज इन वॉल्यूम अगर हम कैलकुलेट करें तो चेंज इन वॉल्यूम किसके बराबर होगा, डेल वी विल बी इक्वल टू वी न्यू, जो नया वॉल्यूम है, माइनस वी ओल्ड,
जो ओल्ड वॉल्यूम है। क्या लिखेंगे, देखो डेल वी विल बी इक्वल टू 4/3 पाई, नई रेडियस मेरी हो गई आर प्लस डी आर का होल क्यूब माइनस 4/3 ओल्ड रेडियस मेरी थी आर क्यूब। अगर आप इसको सॉल्व करते हो, हमने 11th क्लास में भी किया है, 4/3 पाई को कॉमन ले लेते हैं और आर को कॉमन लेने के बाद आर क्यूब को कॉमन ले लेते हैं और फिर इसको बाइनोमियली एक्सपांड करते हैं, तो इसका जो सॉल्यूशन आता है वो आता है 4 पाई आर स्क्वायर डी आर। ये जो आता है ये कितना आता है, 4 पाई आर स्क्वायर डी आर। तो जो चेंज इन वॉल्यूम मेरे पास आया डेल वी, वो आया कितना, 4 पाई आर स्क्वायर डी आर। हमने कहा कि ये जो है वर्क डन हमारा था, ये वर्क डन, दिस वर्क डन इज स्टोर्ड एनर्जी इन न्यू वॉल्यूम। जो हमारा न्यू वॉल्यूम बन गया, जो इलेक्ट्रिकल फील्ड का नया वॉल्यूम बना, उसके अंदर एनर्जी की फॉर्म में ये इतना जो है वर्क डन स्टोर हो गया। तो इतने वॉल्यूम में जो वर्क डन स्टोर हुआ, वो जो एनर्जी स्टोर हुई वो इतनी स्टोर हुई। तो यूनिट वॉल्यूम में हमने क्या कहा, सो एनर्जी स्टोर्ड इन न्यू वॉल्यूम कितना हुआ, जो नए वॉल्यूम में एनर्जी स्टोर हुई, देखो उसको हम क्या लिख सकते हैं, कैपिटल यू हमने लिखा सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, और इसको लिख सकते हैं डीवी। तो ये मेरी डीवी वॉल्यूम के अंदर एनर्जी स्टोर हो गई और मुझे निकालनी है यूनिट वॉल्यूम में। सो एनर्जी स्टोर्ड इन यूनिट वॉल्यूम, एनर्जी स्टोर्ड इन यूनिट वॉल्यूम, जो कि मेरी एनर्जी डेंसिटी है, इसको मैंने एनर्जी डेंसिटी कहा है। क्या होगी, डीवी वॉल्यूम में इतनी एनर्जी स्टोर हुई है, तो यूनिट वॉल्यूम में कितनी एनर्जी स्टोर होगी, सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। तो जो एनर्जी डेंसिटी किसी भी इलेक्ट्रिकल फील्ड में आती है, बड़ा इंपॉर्टेंट रिलेशन है ये, कई जगह काम में आएगा, कैपेसिटर में है, सब जगह हम इसको यूज करते हैं, आगे हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव पढ़ेंगे। सब जगह कहीं पर भी अगर कोई इलेक्ट्रिकल फील्ड बन रहा है, तो उसके यूनिट वॉल्यूम में जो एनर्जी स्टोर होगी हमेशा वो किसके बराबर होगी, सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। एनर्जी स्टोर्ड इन द यूनिट वॉल्यूम ऑफ इलेक्ट्रिकल फील्ड इज सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। तो दो चीजें हमने करी, पहले हमने प्रेशर कैलकुलेट किया सरफेस पर किसी कंडक्टर की, और वो प्रेशर जो हमारे पास आया, वो प्रेशर आया सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। और फिर हमने देखा कि अगर कहीं इलेक्ट्रिकल फील्ड स्टेब्लिश हो रहा है, तो इलेक्ट्रिकल फील्ड के यूनिट वॉल्यूम में जो एनर्जी स्टोर होती है वो कितनी होती है, सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। तो हमने कैलकुलेट किया एनर्जी डेंसिटी, जो की थी सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। अब फिर से हम एक उसी चीज पर आते हैं, हमने कहा था कि अगर कोई सोप बबल है, अगर हम सोप बबल को चार्ज दे देते हैं उसकी सरफेस पे, अगर हम चार्ज क्रिएट कर दे उसकी सरफेस पे, चार्ज को यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट कर दे, तो उसके ऊपर एक प्रेशर बनने लगता है, उसके अंदर से बाहर की तरफ एक प्रेशर काम करने लगता है, जिसको हमने लिखा था सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। 11th क्लास में हमने पढ़ा था कि अगर कोई सोप बबल बनता है, तो उसमें हमेशा इनसाइड प्रेशर आउटसाइड प्रेशर से क्या होता है, ज्यादा होता है। तो अगर कोई सोप बबल अनचार्ज है और अगर सोप बबल को हम चार्ज दे दें, क्या सिचुएशन होती है, इसको हम एनालाइज करेंगे। और ये हमारा टॉपिक होगा इक्विलिब्रियम ऑफ चार्ज्ड सोप बबल। अगर किसी सोप बबल को हम चार्ज दें तो उसका क्या इक्विलिब्रियम की कंडीशन होगी, इसको हम देखेंगे। पहले हमने कहा कि मान लो हमारे पास एक कोई बबल है, और a bubble of रेडियस r, कोई हमारे पास r रेडियस का बबल है, अनचार्ज है, अभी ये कैसा है, अनचार्ज है। तो भी हम कहते हैं कि इसमें जो अंदर से प्रेशर लग रहा होता है उसको हमने लिखा P इन, और जो बाहर से प्रेशर लग रहा होता है उसको हमने लिखा P आउट। तो एक्सेस प्रेशर जो होता है एक्सेस प्रेशर P, बेसिकली P इन माइनस P आउट, और एक्सेस प्रेशर P बराबर होता है किसके, 4T अपॉन R या 4S अपॉन R, वेयर T इज दी सरफेस टेंशन। T क्या है, सरफेस टेंशन। 11th क्लास में हम पढ़ चुके हैं कि सोप बबल अगर हमारे पास होता है तो एक्सेस प्रेशर को हम लिखते हैं 4T अपॉन R, और अगर ड्रॉप होती है तो हम लिखते हैं 2T अपॉन R। बबल की दो सरफेस होती है तो हम इसको लिखते हैं 4T अपॉन R। तो अगर कोई अनचार्ज सोप बबल है तो उसके अंदर एक्सेस प्रेशर हमारा होगा कितना, 4T अपॉन
आर। अब हमने कहा इफ बबल इज चार्ज, बबल इज चार्ज, अगर इस बबल को हम चार्ज दे दें, चाहे पॉजिटिव चार्ज दें चाहे नेगेटिव चार्ज दें, पॉजिटिव और नेगेटिव कैसा भी चार्ज दे कोई फर्क नहीं पड़ता, प्रेशर हमेशा इनसाइड से आउटसाइड की तरफ लगेगा। अब प्रेशर सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट ऑल्सो एक्ट्स फ्रॉम इनसाइड टू आउटसाइड। तो अगर हमने इस पर चार्ज रख दिया, अब जो सिचुएशन मेरी हो गई, ये आर रेडियस था और अब इस पर जो प्रेशर लगने लगा, पी इन तो पहले भी लग ही रहा था, अब एक और लगने लग गया जिसको मैंने लिखा सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, और बाहर से अभी भी प्रेशर जो है वो क्या है, पी आउट। पी इन माइनस पी आउट, पी इन माइनस पी आउट को मैंने पी एक्सेस लिखा था। अब मेरे पास जो सिचुएशन हो जाएगी, पी इन माइनस पी आउट प्लस सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। अब ये टोटल किसके बराबर होना चाहिए, 40/r। तो अगर मैं एक्सेस प्रेशर की बात करूं तो एक्सेस प्रेशर में इसको लिखता हूं, तो पी एक्सेस बराबर हो गया किसके, 40/r माइनस सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। तो जो पहले मेरी सिचुएशन थी, मेरा पहले एक्सेस प्रेशर था 40/r, अब मेरा एक्सेस प्रेशर हो गया कितना, 40/r माइनस सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। ये एक नया प्रेशर है जो कि चार्ज रखने से इस कंडक्टर की सरफेस पर, इस बबल की सरफेस पर कोई भी चार्ज प्लेस करने से एक और प्रेशर इस पर एक्ट करने लग गया, जो कि किसके बराबर है, सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन। अब बात करते हैं कि कोई भी बबल तब तक इक्विलिब्रियम में रहता है जब तक उसके पास कुछ एक्सेस प्रेशर होता है। अगर मान लो उसका एक्सेस प्रेशर 0 हो जाए, मतलब अंदर और बाहर का प्रेशर बराबर हो जाए या बाहर का प्रेशर ज्यादा हो जाए, तो सोप बबल जो होते हैं वो बर्स्ट हो जाते हैं। तो हम क्या कहते हैं, फॉर इक्विलिब्रियम पी एक्सेस शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। हमेशा एक्सेस प्रेशर इसके पास होना चाहिए, पी एक्सेस शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो हम कंडीशन चेक करते हैं, तो हम लिमिटिंग कंडीशन चेक करेंगे, पी एक्सेस को हम किसके बराबर रख लेंगे, 0 के बराबर रख लेंगे। तो पी एक्सेस को 0 के बराबर रख ले तो हमारे पास हो गया 40/r माइनस सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू 0। और अगर ये सिचुएशन है तो हमारे पास हो गया सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू 40/r। यानी किसी सोप बबल को जो चार्ज डेंसिटी में दे सकता हूँ, किसी सोप बबल पर अगर उसकी रेडियस r है तो मैक्सिमम चार्ज डेंसिटी उसकी क्या हो सकती है, सिग्मा की वैल्यू निकालूं तो सिग्मा की वैल्यू मेरे पास किसके बराबर आ जाएगी, देखो सिग्मा स्क्वायर की वैल्यू अगर मैं निकालूं तो ये इधर मल्टीप्लाई हो गया 80 एप्सिलॉन नॉट अपॉन r, और सिग्मा की वैल्यू मेरे पास आ गई कितनी, 80 एप्सिलॉन अपॉन r का अंडर रूट। तो किसी सोप बबल को जो मैक्सिमम चार्ज डेंसिटी दी जा सकती है, अगर उसकी रेडियस r है और जिस लिक्विड से वो बना है उसकी सरफेस टेंशन अगर t है, तो उसको मैक्सिमम चार्ज डेंसिटी हम जो दे सकते हैं वो होगा 80 एप्सिलॉन नॉट अपॉन r का अंडर रूट। कई बार इसको चार्ज की टर्म्स में भी कैलकुलेट कर लेते हैं। r रेडियस है तो हम क्या लिख सकते हैं, क्योंकि सिग्मा कैन बी रिटर्न एज जो टोटल चार्ज है q अपॉन 4πr²। जब हम रेडियस r मान रहे हैं, सरफेस पर चार्ज है, बबल जो है वो अंदर से तो खोखला है, सारा चार्ज सरफेस पे, तो q अपॉन 4πr²। तो अगर हम यहाँ पर रख दें और q की वैल्यू निकालें तो q की वैल्यू को हम लिख सकते हैं 4πr² मल्टीप्लाइड बाई 80 एप्सिलॉन नॉट अपॉन r। इसको आप चाहें तो जो है फर्दर सॉल्व कर सकते हैं, r को अंदर ले जाएंगे तो r4 हो जाएगा, r³ बन जाएगा, और अगर इसको 4 × 2 लिख के लिखेंगे तो बाहर आ जाएगा, ये हो जाएगा 8π, और अंदर आपके पास आ जाएगा कितना, देखो यहाँ पर 2 बचा था, 2t एप्सिलॉन नॉट और r³। ये एक और एक्सप्रेशन हमारे पास आ गया चार्ज की टर्म्स में। चार्ज की टर्म्स में हम लिख सकते हैं कि हमारे पास जो टोटल मैक्सिमम चार्ज सरफेस पर हो सकता है किसी सोप बबल की, वो ये हो सकता है। तो ये 2-3 इंपॉर्टेंट डेरिवेशंस हमने देखे। सबसे पहले हमने कैलकुलेट किया फोर्स और प्रेशर किसी कंडक्टर के सरफेस पर, उसके बाद हमने कैलकुलेट किया कि जो है यूनिट वॉल्यूम में कितनी एनर्जी स्टोर होती है इलेक्ट्रिकल फील्ड में, जिसको हमने एनर्जी डेंसिटी कहा। और उसके बाद फिर हमने जो है किसी सोप बबल के लिए
बात की और सोप बबल के लिए हमने निकाला कि उसके लिए जो है उस पर मैक्सिमम चार्ज क्या रखा जा सकता है, इक्विलिब्रियम की कंडीशन के लिए उसके लिए चार्ज क्या हो सकता है। अब इस पे क्योंकि टाइम थोड़ा सा ही बचा है तो हम एक छोटा सा सवाल इस पर सोप बबल पर करते हैं, जो हमने अभी पढ़ा। बिल्कुल बेसिक सा सवाल है, वैल्यूज दी हुई होंगी, उन वैल्यूज को हमें रखना पड़ेगा और सीधे कैलकुलेट करना पड़ेगा, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन। एक क्वेश्चन हम इसका करते हैं। A soap bubble कैसा है, चार्ज्ड है, is in equilibrium having inside and outside pressure same. The surface tension ऑफ लिक्विड, जो लिक्विड जिससे सोप बबल बना हुआ है उसकी सरफेस टेंशन जो हमें दे रखी है वो दे रखी है 0.04 न्यूटन पर मीटर एंड रेडियस ऑफ बबल इज 4 सेंटीमीटर। रेडियस ऑफ बबल क्या है, 4 सेंटीमीटर। फाइंड आउट चार्ज ऑन बबल, बबल पर चार्ज हमें कैलकुलेट करना है। फिर से हमने वही चीज जो थी, डायरेक्टली हम फॉर्मूला बेस कर सकते हैं, कर सकते हैं, सीधे सीधे वैल्यूज हमें दी हुई हैं सारी, हम लिख सकते हैं। देखो Q की वैल्यू हमने जो निकाली थी, Q की वैल्यू अगर हम देखें तो हमारे पास कितनी आई थी, 8 पाई, और अंदर हमारे पास था कितना, 2 एप्सिलॉन नॉट T और R का क्यूब। सारी वैल्यूज हमें दी हुई है। T की वैल्यू हमें दी हुई है 0.04 न्यूटन पर मीटर, और R की वैल्यू हमें दी हुई है कितनी, 4 सेंटीमीटर, यानी 4 × 10 की पावर -2 मीटर। ये सारी वैल्यूज प्लेस कर देते हैं। Q इजिकल टू हमारे पास आ जाएगा 8 पाई, 2 × एप्सिलॉन नॉट को लिखा 8.85 × 10 की पावर -12, T की जगह हमने लिखा 4 × 10 की पावर -2, और अगेन R क्यूब की जगह हमने लिखा 4 का क्यूब यानी 64, और 10 की पावर -2 का क्यूब यानी 6 माइनस का। इसको फर्दर हम सॉल्व करेंगे, और इसको अगर सॉल्व करेंगे तो जो है हमारे पास, इसको कैलकुलेशन थोड़ी सी है, आई एम लीविंग दी कैलकुलेशन फॉर यू। ये अप्रोक्सीमेटली जो आपके पास आएगा, ये कुछ आई थिंक इसका का अंडर रूट आ जाएगा 64 का, और 8 अगर इसको लगभग 8 मान लो आप, तो इसको 8 माना जा सकता है, तो 8 पाई इंटू अप्रोक्सीमेटली 8 मान सकते हैं। देखो 8 और इसको भी लगभग 8 मान लिया हमने, इन दोनों का अंडर रूट हमने बाहर लगभग 8 लिख लिया, और 12 और 8 ये होगी 20, 10 की पावर -10, लगभग इतना कुछ आपके पास आ जाएगा। इसको फर्दर कैलकुलेट करना, आप इसका आंसर निकालने की कोशिश करना, इसको मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ। आज की क्लास हम यहीं कंप्लीट कर रहे हैं। अगर कोई